हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर, जिसमें हम आपको वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होते हैं। आज आपको एक बहुत बड़ी खबर पहुँचा रहा हूँ। अमेरिका और इजराइल का मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा प्लान फेल होने वाला है। खबर यह है कि अब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यमन जंग से थकने के बाद ईरान से अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिशें कर रहे हैं। यूएई ने तो ईरान अपने प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन भी भेजने शुरू कर दिए हैं, जबकि ऐसी खबरें हैं कि सऊदी अरब भी अब ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। ऐसी खबरें कम से कम दो अलग अलग सोर्सेज से मिल रही हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों के नज़दीक समझे जाने वाली समाचार वेबसाइट देवका फाइल ने हाल ही में इस बारे में रिपोर्ट छापी है और लंदन में रहने वाले बड़े अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने अपने अखबार राय अल यौम में एक लेख में इससे पर्दा उठाया है। देवका वेबसाइट ने 2 अगस्त को एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका की तरफ से ईरान के जरिए उनके तेल टैंकर्स पर हमले के खिलाफ, जैसा कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद तेहरान के साथ खामोशी से बातचीत शुरू कर दी है। देवका फाइल को सोर्सेज ने बताया है कि सऊदी अरब और यूएई के नेतृत्व में खाड़ी के देशों ने यह समझ लिया है कि अमेरिका और उसके हित आपस में मेल नहीं रखते। अबू धाबी में एक अधिकारी ने कहा है कि अगर ईरान के साथ बातचीत वही है जो वॉशिंगटन चाहता है तो हमें खाड़ी के लिए उसकी समुद्री सुरक्षा गठबंधन में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब और यूएई अब अमेरिका से दूर होने की बात सोच रहे हैं। यूएई के उस अधिकारी का यह कहना है कि इस तरह के बातचीत में अमेरिका की तरफ कोई डिटरेंट ताकत बेहद लिमिटेड होगी, यानी उसका ईरान का सामना नहीं कर पाएगी। यानी अब सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के नए गठबंधन में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखते। अमेरिका की लीडरशिप वाली गठबंधन सेना के स्थापित होने की रफ्तार बहुत धीमी है, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए ज़्यादातर सरकारों ने इसे या तो नज़रअंदाज कर दिया है या इसे अनदेखा किया है। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद, जिन्हें MBZ भी कहा जाता है, ने अपनी तरफ से ईरान से कांटेक्ट करने की पहल की। 6 साल की दुश्मनी भरे माहौल को पीछे छोड़ते हुए 30 जुलाई को यूएई का एक डेलीगेशन तेहरान पहुंचा। उन्होंने खाड़ी में नेविगेशन की सुरक्षा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य और अबू तैयब के जल डमरू मध्य के रास्ते से लाल सागर तक पहुंचने के रास्ते पर चर्चा की, यानी उस रास्ते पर सुरक्षा की चर्चा की। लाल सागर का रास्ता अब काफ़ी हद तक यमन के हूथी के हाथ में है। देवका के सूत्रों के मुताबिक अबू धाबी ने यमन से अपनी सेनाओं को हटाकर मंदेब के मुहाने में द्वीपों को सौंप दिया और सऊदी अरब के पश्चिमी तट के एक हिस्से को एक यमनी मिलिशिया को सौंप दिया है। इस मिलिशिया के बारे में कहा गया है कि इनका ताल्लुक ईरान समर्थक समझे जाने वाले हूथी अंसारुल्लाह से रहा है। अब समझ आया कि यूएई ने यमन से अपनी फौजें क्यों वापस बुलाई हैं, यानी अब हूथी की तरफ से सऊदी अरब और यूएई पर होने वाले जवाबी हमलों और अमेरिका के अपने हितों के लिए काम किए जाने से ये दोनों मुल्क परेशान हो चुके हैं। इन घटनाक्रमों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को तेहरान से बात करने के लिए एनकरेज किया है। देवका को ऐसे इशारे मिले हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गुप्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात के साथ होने वाली ईरान के साथ पॉजिटिव बातचीत की तरह ही वे अपनी तरफ से भी बातचीत के प्रपोजल पर सीरियसली गौर कर रहे हैं। देवका फाइल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण मित्र देशों सऊदी अरब और यूएई के जरिए तेहरान के साथ बातचीत से ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों का असर भी कम होगा। ईरान इस बीच अमेरिका के जरिए लगाई गई पाबंदियों और अकेलेपन को तोड़ने में कामयाब रहा है। इन वाकयात से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए ईरान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम भी नाकाम हुई है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में फिर से इलेक्शन कैंपेन में अपनी लिकुड पार्टी की सरकार
बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर 5 अगस्त को लंदन से प्रकाशित होने वाले अरबी भाषा के समाचार पत्र राय अल यौम के चीफ एडिटर और बड़े पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने हाल ही में यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के पूर्व सलाहकार अब्दुल्ला अब्दुल खालिक के हाल में लिखे ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा है कि इमारात के लिए यमन में जंग खत्म हो चुकी है, जिसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यह है कि यमन से इमारात के सैनिकों का वापस होना स्ट्रेटेजिक फैसला था। अतवान ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि जब यमन के हूथी अंसारुल्लाह के नेता अब्दुल मालिक अल हुसी ने अपने भाषण में ये कहा है कि दुश्मन दिन ब दिन बिखरता जा रहा है, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अब्दुल्ला अब्दुल खालिक ने अपने ट्वीट में जिस बात का जिक्र नहीं किया है वो ये है कि सऊदी अरब की लीडरशिप वाला अरब गठबंधन भी इमारात के लिए ख़त्म हो चुका है। आपको बता दूं कि मार्च 2015 में यमन के खिलाफ जंग शुरू करने के वक्त सऊदी अरब ने बहुत से मित्र देशों का गठबंधन बनाया था, जिसमें यूएई सबसे अहम था। राय अल यौम के एडिटर ने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि पिछले महीने इमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद के रूस दौरे के वक्त ही ये बात साफ हो गई थी कि यह मुल्क यमन जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि इमारात को अंसारुल्लाह और ईरान के नेताओं से बातचीत का दरवाज़ा खोलने के लिए रूस से अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता था। अतवान ने लिखा है कि ईरान और इमारात की सीमाओं की रक्षा के लिए समझौते पर दस्तखत करने के लिए जो डेलीगेशन ईरान गया था वो हकीकत में कोई तकनीकी और सिक्योरिटी वाला डेलीगेशन नहीं था, बल्कि पहले मरहले में राजनीतिक दल और दूसरे फेज में सैनिक दल था, जो दोनों देशों के ताल्लुकात में रुकावटों को ख़त्म करने के लिए हाई लेवल मुलाकातों का रास्ता साफ करने के लिए गया था। अतवान ने यमन जंग के बारे में आगे लिखा है कि हूथी अंसारुल्लाह इस जंग में जीतने वाले के तौर पर उभरा है और अपनी बातें मनवाता जा रहा है, जबकि सऊदी अरब हमलावर की हालत से अपनी रक्षा की हालत में आ गया है, यानी ऑफेंसिव होने की जगह अब वो डिफेंसिव हो गया है। इस जंग में उसके सामने बहुत ही बुरे नतीजे सामने आए हैं। पूरी दुनिया में उसकी छवि बिगड़ गई है और उस पर जंग शुरू करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। अलबत्ता अंसारुल्लाह की बढ़ती ताकत को देखते हुए ये भी नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरब खुद को बचाने में कोई कामयाबी हासिल कर पाएगा। अतवान का कहना है कि अब जब यमनी हूथी अंसारुल्लाह के मिसाइल सऊदी अरब की नेशनल तेल कंपनी के हेडक्वार्टर और उसके ऑयल इंडस्ट्री के ख़ास मरकज़ दम्माम शहर तक पहुंच गए हैं, तो इसका यही मतलब है कि ये उद्योग जो सऊदी इकोनॉमी का बेस है गैर महफूज हो गया है और सऊदी अरब का 70 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात ख़तरे में पड़ गया है। यूएई के ऑफिशियल्स भी इन हकीकतों को भांप चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने यमन जंग से बाहर होने का फैसला किया है। राय अल यौम अखबार के चीफ एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने अपने एडिटोरियल के आखिर में लिखा है कि हम अपनी बात को एक भविष्यवाणी से ख़त्म करते हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगी और पसंद भी ना आए। ऐसा भी हो सकता है। यह फोरकास्ट ये है कि यमनी हूथी फोर्सेस के मिसाइलों का अगला निशाना ऑक्यूपाइड फ़िलिस्तीन यानी इजराइल की इलात और उमर रशाश बंदरगाह हो सकती है, क्योंकि जब किसी के पास ऐसे मिसाइल हों जो रियाज और दम्माम में अपने टारगेट को सटीक ढंग से मार सकते हों, वो इसराइल की इन बंदरगाहों पर बमबारी और ज़ायोनी कॉलोनियों में रहने वालों को आतंकित करने में कतई भी नहीं हिचकिचाएगा। मैं आपको बताऊं, ये जो अब्दुल बारी अतवान हैं, ये चूँकि अरब हैं, खुद इन देशों में जाते भी रहते हैं और उसके अलावा वो लंदन में रहते हैं और अमेरिका वगैरह की सबकी एक तरह से जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से चलती है उस पर वो नज़र रखते हैं। उसके बाद इतने तजर्बे के बाद वो ये कह रहे हैं कि अब हूथी अंसारुल्लाह इजराइल के बंदरगाहों पर हमला कर सकता है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी फोरकास्ट है। अगर ऐसा हुआ तो हालात किस हद तक बिगड़ेंगे ये अभी कोई नहीं बता सकता। अब्दुल बारी अतवान ने आगे कहा है कि शायद कुछ लोग कहें कि इजरायली सेना सनआ, सादा और दूसरे यमनी शहरों पर बमबारी करके जवाब देगी, तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि इसराइल के लिए इस बमबारी के नतीजे उल्टे ही होंगे और उसे कोई नतीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में सऊदी अरब और इमारात के जंगी जहाज़ यही करते रहे हैं और उन्होंने बमबारी के लिए कोई नया टारगेट बाकी ही नहीं छोड़ा है। लेकिन
इसके बावजूद वे यमनियों को झुकाने में नाकाम रहे हैं। इसी बीच एक और खबर सऊदी अरब से आई है कि किंग सलमान को उनके सौतेले भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज ने ईरान के बारे में नसीहत की है कि अगर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की गई तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। टेक्निकल रिपोर्ट ने सऊदी शासक के महल के कुछ सोर्सेज के हवाले से कहा है कि अहमद बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ सैनिक टकराव में ब्रिटिश अमरीकी गठबंधन में शामिल होने का इरादा किया तो वे इसकी मुखालिफत करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अहमद बिन अब्दुल अजीज ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजनाओं में साथ देने के बजाय फारस की खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में एकता की अपील की है। उनका कहना है कि ट्रंप की नीति इस पूरे इलाके को नई जंग की तरफ घसीट रही है। गौरतलब है कि अहमद बिन अब्दुल अजीज नवंबर 2017 में बिन सलमान के जरिए किए जाने वाली गिरफ्तारियों से कुछ घंटे पहले ही सऊदी अरब से निकलने में और लंदन पहुंचने में कामयाब हो गए थे। वे मोहम्मद बिन सलमान की यमन और बहरीन में कार्रवाई को बार बार क्रिटिसाइज करते रहे हैं। वे दिसंबर 2018 में उस वक्त रियाज लौट आए जब सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या और यमन जंग की वजह से मुल्क पर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर बढ़ रहा था। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और मैं जो कुछ ये बता रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है जिसको मैं इकट्ठा करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन समझना यह है कि जो बड़ी ताकतें जो अपने आप को सुपर पावर कहती हैं वो किस हद तक हथियारों की दौड़ कराती हैं और अपने हथियार बेचती हैं और उसके बाद जब उन्हीं के दोस्त मुल्क कमज़ोर होते हैं तो उनको छोड़कर भाग जाती हैं। ये सबक सद्दाम हुसैन जो इराक़ में थे जिनको ईरान के ख़िलाफ़ जंग कराने में उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया था, बाद में जब वो अकेले पड़े तो उन्हें छोड़ करके फ़रार हो गए। न सिर्फ फ़रार हुए बल्कि उनकी हुकूमत को भी 2003 में जंग के ज़रिए गिरा दिया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।